ये क्लास 7 चल रहा है अभी, एनसीईआरटी। इसमें ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज क्लास 7 का चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम एयर है। तो अभी हम इस चैप्टर में एयर के बारे में देखेंगे कि एयर का पृथ्वी पर क्या काम है, हमें एयर कैसे हेल्प करता है, और टेम्परेचर, वेदर, प्रेशर, जो भी चीज़ होता है एयर से, जो भी चीज़ रिलेटेड कंपोजिशन, कौन सा एयर से हानिकारक हो सकता है हमारे लिए, कौन सा प्रॉफिटेबल हो सकता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो एयर हमें क्यों चाहिए? एयर हमें पहली बात, पहला सबसे चीज़ सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग। सबसे पहले सांस लेने के लिए चाहिए। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, जैसे ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, हम आगे देखेंगे लेयर ऑफ एयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है जो हार्मफुल इफेक्ट रे जो होगा, जो हमारे लिए सही नहीं है, उस लेयर, वो जो लेयर होता है ओजोन लेयर, वो उसको रोक देता है। तो इस तरीके से भी एयर हमारा हेल्प करता है। दूसरा है विदाउट एयर बर्न इन डे। अगर एयर नहीं रहेगा तो हम लोग ना मतलब जल जाएंगे धूप से। धूप का इतना एनर्जी रहता है, एयर जो कुछ रे होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है वापस। और दूसरा चीज़ है, अगर एयर नहीं रहा तो नाइट, हम लोग रात में फ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एयर ही ऐसा चीज़ है जो गर्म करके रखता है पृथ्वी को रात के टाइम में भी, जब सनरे नहीं होता है। तो ये तीन चीज़। चौथा चीज़ ये है कि जो एयर है वो पृथ्वी को रहने लायक बनाता है। तो ये चार चीज़ एयर का जरूरत समझ में आ गया। अब एक एक करके देखिए कैसे ये सब इफेक्ट करता है। तो पहला चीज़ है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है एयर में? कंपोजिशन का मतलब होता है जो हमारा एयर है वो मिक्सिंग ऑफ बहुत सारे गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं, पर जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑब्वियसली हमें पता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे हैं। पर ये जो दोनों चीज़ें ये ज़्यादा मात्रा में है, ये लगभग 99% है। बाकी का जो है वो है 1%। ऑक्सीजन हमें पता है 21% होता है, और ये 78%। तो ये ऐड करेंगे तो 99%। बाकी का जितना भी हो गया, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी छोटा मोटा गैस है, वो सब 1% में आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है, जो हम लोग सब कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे पड़े रहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, 0.003%। पर ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत काम करता है। ये जो एटमॉस्फेयर में होता है, एयर कहाँ होता है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एयर होता है। ये एयर जैसे जैसे हम लोग ये सरफेस से ऊपर जाते रहते हैं, इसका जो डेंसिटी है, एयर का जो कंपोजिशन है, जो भीड़ है गैसेस का, वो कम होते जाता है। क्योंकि कुछ गैसेस है जो नीचे में ही सर्वाइव करेंगे, ऊपर में उनका वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसीलिए वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो कम होते जाता है, डेंसिटी कम होते जाता है। खैर ये तो बात की बात है, देखेंगे। पर यही एयर होता है जो हमारे आसपास है। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन क्यों इतना प्रॉब्लम है? कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर में रहे हमारा, तो वो ना पृथ्वी को गर्म करके रखता है। मतलब जितना हमें गर्माहट चाहिए उतना गर्म करके रखता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगा, जितना भी बर्फ है वो पिघल करके सी लेवल बढ़ जाएगा, कितना कितना लैंड डूब जाएगा, फिर हमें उतना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा जिससे हम सर्वाइव ना कर पाए, एग्रीकल्चर में इफेक्ट हो जाएगा। तो ये सब की वजह से कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, जितना होना चाहिए उतना ही करो। पर ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग बहुत सारे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, आदमी मतलब इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ से ऊपर मिलियंस ऑफ टन, हर साल मिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिल करके ये चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम किया जाए। खैर ये तो बात की बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। अब देखते हैं मिक्सचर, ये समझ में आ गया। और भी छोटा मोटा गैस है, नियॉन, आर्गन, ये सब। तो ये कंपोजिशन था एयर का, समझ में आ गया। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सांस लेते हैं। नाइट्रोजन हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, पर ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर नाइट्रोजन को ना प्लांट्स डायरेक्ट नहीं ले सकती है। प्लांट इसे रूट या कुछ ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में होते हैं, वो उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को कोई कंपाउंड में, जो आगे हम पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। नाइट्रोजन को एक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, उस कंपाउंड का प्लांट यूज करते हैं अपने ग्रोथ को बढ़ाने में। तो नाइट्रोजन का डायरेक्ट अगर आए कि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज करती है, नहीं, वो नाइट्रोजन को एक कंपाउंड के रूप में यूज करती है अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। जब
मिट्टी में जो ये है ऑर्गेनिजम्स या कुछ प्लांट्स हैं, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेती है, उसे कन्वर्ट करती है, फिर वो प्लांट में जाता है। तो ये होता है नाइट्रोजन का यूज। सेकेंड, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारे आर्गन, नाइट्रोजन बहुत सारे जाते हैं, पर हमको जितना जरूरत है ऑक्सीजन का तो हम बस उतना लेते हैं, बाकी का खत्म। पर प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो वो प्लांट ले लेती है। प्लांट लेने के बाद उसको वो उसमें उसका यूज करके फिर हमें ऑक्सीजन देती है। पर जब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और प्लांट कम, मतलब लोग ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए और पेड़ पौधा काट काट के घर बनाया जाए, तो फिर तो अनबैलेंस हो जाएगा ना। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो यहीं रह जाएगा। इसलिए बोलते हैं हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। पेड़ काट रहे हैं तो लगाओ भी, नहीं तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था ये कंपोजिशन। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट है? देखते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर तुम लोग खुद से बनाने का कोशिश करो। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है? मतलब एक बार समझ लो, फिर एक दो बार खुद से ट्राई करना। देखो, ये मान लो अर्थ सरफेस है। ये क्या है? अर्थ। यहाँ से पहला जो लेयर होगा, किलोमीटर का बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बस देखो, किलोमीटर डिस्टेंस अभी तुम्हारा काम नहीं है, पहले रुको। ये है, यहाँ से इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। अब ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है ना, स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर कंफ्यूजन होता है, सबको होता है। मतलब स्ट्रेटो है तो सबको लगता है स्टार्ट यहीं से होगा, नहीं। ऐसे याद रखो, अर्थ का टॉप, अर्थ का टॉप यानी कि अर्थ के ऊपर, जस्ट ऊपर तो ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। फिर मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। उसके बाद थर्मोस्फीयर, और लास्ट में थर्मो और एक्सो में भी कंफ्यूजन होता है। थर्मो के बाद एक्सो मतलब एकदम से बाहर, एक्सोस्फीयर। ठीक, ये जो लाइन है ना, ये एक बेल्ट है। मतलब यहाँ से ये एक बाउंड्री है, जिसके बाद से कुछ चेंज हो जाता है एयर में। ये भी एक बाउंड्री है, जिसके बाद कुछ चेंज हो जाता है, जैसे टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंपोजिशन में चेंजेस होते रहता है ऊपर से। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर हल्का होते जाता है, मतलब जो भीड़ था एयर का वो कम होते जाएगा। मतलब गर्माहट भी कम, जितना भीड़ होगा एयर का, जितना डेंसिटी होगा उतना गर्माहट होगा, क्योंकि इतना वो वाटर वेपर कंज्यूम करता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वो ठंडा एयर होते जाता है। ठीक, तो अब देखो, ये जो होता है वो अर्थ से कितना किलोमीटर तक होता है? ये होता है 13 किलोमीटर। फिर यहाँ से होता है 50 किलोमीटर तक। ये होता है 80 किलोमीटर अर्थ से। उसके बाद मीजोस्फीयर होता है 80 किलोमीटर, ये 400 किलोमीटर तक। फिर 1600 किलोमीटर, मतलब एक्सोस्फीयर। उसके बाद जितना भी होगा 400 से लेकर के 1000 तक। जो मैक्सिमम कंडीशन होता है, जैसे क्लाउड बनना, बारिश होना, जो भी होता है, ये जो भी चीज़ होता है, जैसे ऑल वेदर कंडीशन, ऑल वेदर कंडीशन जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया। फॉग भी इसी लेयर में बनता है। फॉग, हेल स्टोन, जैसे पत्थर जो गिरता है बर्फ का, अकर इन दिस लेयर। मतलब जो भी वेदर कंडीशन होता है इस लेयर तक होता है। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में? स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर का बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो कि हार्मफुल इफेक्ट से वो लेयर बचाता है, उसका फार्मूला O3 होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कौन से लेयर में है, तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर। ओजोन
और क्योंकि यहाँ बादल बादल बनता है, बहुत सारा वेदर कंडीशन है, यहाँ पे बादल नहीं होता है या कम होता है, तो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाना आसान होता है। मतलब बादल बादल बीच में ऐसा नहीं होगा, नहीं दिखेगा कुछ नहीं, बादल से तो होता है ना, नहीं दिखता है, ऐसा नहीं, ये बहुत फ्रेश एयर होता है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट एरोप्लेन वगैरह उड़ाया जाता है, एयरक्राफ्ट। ठीक, फिर क्या है, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में मेटेरॉइड्स के बारे में देखे होंगे, मतलब कुछ पिंड होते हैं, कुछ ब्लॉक होता है आसमान में जो कभी कभी पृथ्वी के पास आता है। इस पृथ्वी के पास आने के बाद वो टकरा जाता है एयर से, तो यहीं पे टकराता है मीजोस्फीयर में। मीटेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स बर्ड, वो क्या होता है, एयर के पास आना चाहता है पृथ्वी के पास, तो सबसे पहले एयर से उसका सामना होता है, तो वो सबसे पहले मीजोस्फीयर से सामना होता है। किससे होता है, मीजोस्फीयर से सामना होता है। वो एयर से टकरा करके, घर्षण करके, वो कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाता है तो क्रैटर बन जाता है जहाँ पानी भर जाता है बाद में, नहीं तो हमें टूटता हुआ तारा दिखता है। वो घर्षण, एयर के घर्षण कारण इस स्फीयर में होता है, मीजोस्फीयर में। तीसरा है तुम्हारा थर्मोस्फीयर में या आयनोस्फीयर। यहाँ तक जब जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, फिर थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। याद रखना, कहाँ कौन सा लेयर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, थर्मोस्फीयर से इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर भी कहते हैं कभी कभी, आयनोस्फीयर भी है। थर्मोस्फीयर में एक पार्ट है आयनोस्फीयर, जिसमें आयन होते हैं, वही टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये आयनोस्फीयर हो गया। और जो भी रेडियो एक्टिविटी होता है, मतलब जो हम लोग रेडियो सुनते हैं ना, ये पृथ्वी से भेजा जाता है, फिर वो रेडियो का जो रेडिएशन होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है आयनोस्फीयर से, तो हमें फिर सुनाई देता है हर जगह, मतलब जितना जगह वो कवर कर पाए तो वो रेडियो का सुनाई देता है। फिर होता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर स्पेस, मतलब उसके बाद से स्पेस आ जाता है। इसमें मतलब गैस बहुत कम, ना के बराबर होता है। कुछ गैस होता है जो इतना ऊपर एग्जिस्ट कर पाता है, जिसमें हाइड्रोजन मिल जाएगा तुम्हें और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम तैरते रहता है, तो ये गैस होता है एक्सोस्फीयर एकदम बाहर। तो ये सब, उसके बाद तो स्पेस में तो कोई गैस ही नहीं है। तो ऐसे 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 होते रहते हैं। इसमें खुद से समझ के लिख लो और नोट डाउन कर लो, जो इम्पोर्टेंट था यही था। 13 किलोमीटर, 50, 80, 400, फिर 400 से ऊपर एक्सोस्फीयर। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये था लेयरिंग ऑफ एयर। अब देखेंगे हम कि वेदर कंडीशन पे कैसे इफेक्ट करता है एयर का। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट जो ना एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा, मतलब एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट ही होता है, फिर भी इसमें से ढूंढ ढूंढ के निकाल लें ताकि एक बार देख लो, मतलब पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाता है समझने के लिए। मतलब कभी कभी बुक में दिया रहता है ना, मान लो 7th में कुछ दिया है, पर 6th में जो पढ़ाया होगा वो अगर नहीं पढ़ा है इंसान तो वो समझ में नहीं आएगा उसको उसके लिए 6 का बुक पढ़ना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या होगा, मैं उस 6 का जो भूल गए होंगे वो भी मैं रिविजन करा दूँगी। तो ये है। तो वेदर और क्लाइमेट में एयर कैसे इफेक्ट करता है ये देखिए। तो क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बोलते हैं ना, कभी 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी 45 हो गया तो बहुत गर्म हो गया, 9 डिग्री 10 डिग्री है टेम्परेचर तो बहुत कम है। तो टेम्परेचर जो होता है वो एयर के हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है। ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर। ये जो टेम्परेचर बढ़ता घटता है वो एयर का होता है। ठीक, एयर से ही होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसी मेजरमेंट करता है टेम्परेचर का। दूसरा चीज ये है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग
सोलर रेडिएशन, मतलब ये मान लो अर्थ है, ठीक, ये सन है, सन से जो रे आते हैं ना पृथ्वी के ऊपर, ये मान लो ऐसे घूम रहा है पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट, ये पोल है, ये मान लो इक्वेटर है, ऐसे ऐसे करके रे जो आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, इस एरिया में, मतलब इक्वेटोरियल एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। पोल की साइड में इंसोलेशन जो है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। तो ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी बीच में पड़ेगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्मी इसी बीच में रहता है। पर जैसे पोल की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ देखो टेम्परेचर कम होते जाता है, क्योंकि जो रे है सबसे पहले ही देखो सन रे है वो कम होते जाएगा, तो कम होते जाएगा तो एयर भी गर्म नहीं होगा, एयर गर्म नहीं होगा तो ठंडा मौसम रहेगा, तो ये हो जाएगा पोल की तरफ टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, टूवर्ड पोल टेम्परेचर डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि एयर जो सन रेज होता है वो इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल साइड में ज़्यादा जाता है, तो वहाँ का एयर क्या होगा, हीट हो जाएगा, एयर हीट होगा तो हमें गर्मी लगेगी। उसके बाद जब पोल की तरफ, तो देखो सनलाइट जा ही नहीं रहा है, एकदम नॉर्थ पोल में तो जाता ही नहीं है, साउथ पोल में भी कभी कभी उस कंडीशन में नहीं जाता है, मैंने पढ़ाया था वो समर वाला विंटर वाला कैसे होता है, तो उसमें देखना, तो कभी कभी पोल के साइड में जाता ही नहीं, तो टूवर्ड टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा पोल की तरफ। कैसे घटेगा ये समझ में आ गया। अब देखो ये बताओ कि गांव ज़्यादा ठंडा होता है या शहर, सिटी बहुत गर्म होता है, क्यों, क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है, बिल्डिंग्स होते हैं, सिटीज ज़्यादा गर्म होता है विलेज के कंपैरिजन में, हीट, मतलब सिटीज क्यों गर्म होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बिल्डिंग, बहुत सारे रोड होते हैं, पक्का रोड, ट्री वगैरह कम होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, बिल्डिंग कम होते हैं, घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, और यहाँ पे ट्री बहुत ज़्यादा होते हैं, खेत खलिहान, ट्री ज़्यादा होता है, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यहाँ बिल्डिंग ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो सन रेज जो होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर जब सन रेज चला जाता है तो वो उसे रिफ्लेक्ट करते रहता है, तो इस वजह से बिल्डिंग का शीशा वगैरह होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है सिटीज़ में। वहाँ नदी वदी भी कम होता है, जो मॉडरेट को, जो टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर ले, मॉडरेट कंडीशन दे, नदी वगैरह ये करता है, नदी में ये विलेज में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टेम्परेचर होते हैं ना सिटीज़ का और विलेज का टेम्परेचर क्यों चेंज होता है, तो इस वजह से होता है सिटीज़ और विलेज का टेम्परेचर चेंज। तो ये था तुम्हारा, ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, ठीक। अब प्रेशर पढ़ते हैं, प्रेशर क्या होता है, ये टेम्परेचर समझ में आ गया। वेदर और क्लाइमेट, देखो वेदर और क्लाइमेट दो वजह से चेंज होता है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो टेम्परेचर हमने अभी पढ़ा, अभी प्रेशर देखते हैं, प्रेशर की वजह से क्या है, प्रेशर, हाँ जितना भी एयर है ये अर्थ है, ठीक, यहाँ मान लो हम खड़े हैं, हर साइड में एयर है, एयर हमें हर साइड से एक दबाव देता है, एक प्रेशर देता है, पर हमें महसूस क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो हर साइड से पड़ रहा है, तो ये हमें इसलिए महसूस नहीं होता है क्योंकि वो बैलेंस करके रखा हुआ है। पर हमारा जो इंटरनल, हमारे बॉडी में भी ब्लड प्रेशर होता है, हमारे जो प्रेशर है वो इस प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अगर मान लो ये प्रेशर जिस प्रेशर में अभी हम हैं, उस प्रेशर को काउंटर प्रेशर हमारे बॉडी का प्रेशर कर रहा है, अगर हमें मान लो इससे कम प्रेशर मिलने लगे तो हमारे जो बॉडी का प्रेशर था वो बढ़ जाएगा, और ब्रस्ट भी हो सकता है, हमारा नस ब्रस्ट होकर बाहर, मतलब डेथ भी हो सकता है। इसीलिए प्रेशर को मेंटेन करना जरूरी है। ऊपर जाते हैं कभी बहुत, मतलब हिमालय या कोई, तो बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ता है। कभी कभी तुम गए होंगे माउंटेन एरिया में, बहुत बाहर में सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक से भी ब्लड आ जाता है कभी कभी, तो वो प्रेशर के कारण होता है। जो हमारा प्रेशर होता है वो ऊपर जाने से कम प्रेशर हो जाता है एयर का, जितना नीचे रहेंगे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारा बॉडी का जो काउंटर प्रेशर है उसको मैनेजेबल नहीं हो पाता है, तो वो प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा नाक से कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो ये होता है प्रेशर की वजह से। तो अब देखो, तो प्रेशर का ये कंडीशन है, काउंटर प्रेशर बाय बॉडी, ये कहाँ क्या लगाता है, काउंटर प्रेशर, काउंटर प्रेशर
ये होता है एयर प्रेशर। अभी हम लोग एकदम बैलेंस्ड हैं क्योंकि ये दोनों बैलेंस करके रखा है, हमारा बॉडी का प्रेशर और एयर प्रेशर। अगर कहीं प्रेशर एकदम से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो हमें तबीयत खराब होने लगेगा, क्योंकि हमारा जो काउंटर प्रेशर है उसका अलग काम करने लगता है वो। तो ये होता है प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? कोई पूछे डेफिनेशन तो? प्रेशर एक्सर्टेड मतलब डालना, एक्सर्टेड बाय द एयर वेट उसका वेट ऑन द अर्थ surface is called air pressure. Pressure exerted by the weight of the air on the earth surface is called air pressure. ठीक, अब देखो प्रेशर को मेजर कहाँ से करते हैं? प्रेशर हाईएस्ट इन सी लेवल। हम लोग कंसिडर करते हैं जो एयर प्रेशर डाल रहा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सी लेवल। सी लेवल को इसलिए हम कंसिडर करते हैं क्योंकि पूरे ऑल ओवर दुनिया वर्ल्ड में जो सी लेवल होता है वो बराबर होता है, पानी फ्लो करके बराबर कर देता है, ये पानी का प्रॉपर्टीज़ है। तो जो सबसे हाईएस्ट हम कहाँ मानते हैं? एयर प्रेशर जो सबसे ज़्यादा दे रहा है वो कहाँ दे रहा है? सी लेवल पे। सी लेवल, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ही तो सी है ना, ये सी लेवल है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये अर्थ है, मान लो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेट ज़्यादा आ गई है इनका, पर यहाँ पर ही अगर मान लो यहाँ वेट क्या है? कम है। यहाँ 10 किलो होगा तो आधा तो घट गया ना, तो यहाँ कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्यों कम होते जाता है? समझ में आ गया? इतना ये कवर हो गया, इतना एयर कवर हो गया, तो ये हो गया ज़्यादा प्रेशर होगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर कम होगा, ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो ऐड नहीं होगा, ये छोटा वाला पार्ट जो है वो ऐड नहीं होगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। एयर प्रेशर ऊपर जाते के साथ कम होते जाता है, प्रेशर कम होते जाता है, टेम्परेचर भी कम होते जाता है ऊपर के जाने के साथ साथ। तो ये था। ठीक, फिर एक और चीज़ है, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, ये बहुत काम आएगा अभी जो बता रहे हैं। अभी बात की हॉरिजॉन्टल प्रेशर का, ये वर्टिकल प्रेशर का, ऐसे करके, ये क्या था? वर्टिकल प्रेशर। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर। मान लो ये अर्थ है, ठीक। अब जो मान लो यहाँ पे हमें पता करना है कि कहाँ पे, ये रीजन पे कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और कम है, इस जगह पे हॉरिजॉन्टली। ये डिपेंड, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे? ऐसे लिख लो, हॉरिजॉन्टली एयर प्रेशर depends on, horizontally air pressure depend on temperature of place, temperature place to place। ऐसे तो हमें समझ में आ गया कि जैसे जैसे नीचे आएगा प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जैसे ऊपर में प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब ऐसे में इधर से इधर जाने में कैसे पता चलेगा कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है, कहाँ पे क्या है? तो देखो, मान लो इस जगह पे मान लो जगह ए है और ये जगह बी है। यहाँ टेम्परेचर मान लो ज़्यादा है, मान लो 50 डिग्री है, ठीक। यहाँ मान लो टेम्परेचर 30 डिग्री है, किसी कारण से अर्थ के घूमने से।
प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर गर्म, जब एयर गर्म हो जाता है ना तो वो हल्का हो जाता है। गर्म प्रेशर, गर्म टेम्परेचर, जब एयर गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो हल्का एयर होगा तो प्रेशर भी कम डालेगा ना, भारी एयर होगा तो ज़्यादा प्रेशर डालेगा। गर्मी के टाइम में एयर क्या होता है, गर्म होता है तो वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, तभी बादल होता है। ऐसे याद रखना कि गर्म जब हो जाता है एयर तो वो हल्का हो जाता है, हल्का होकर के प्रेशर कम लगाने लगता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो लो प्रेशर, हॉट एयर हो जाएगा ना, हॉट एयर लो प्रेशर, ये हॉट एयर हो गया लो प्रेशर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये इसे 10 मान लेते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड एयर, ठंडा के टाइम में कोल्ड एयर होता है, हाई प्रेशर लगाता है क्योंकि भारी भारी हो जाता है। हाई वेट, कोल्ड एयर हाई वेट, हाई वेट और हाई प्रेशर, हाई वेट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। सुन के लिख लेना, नहीं दिख रहा है तो हो जाएगा हाई प्रेशर। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एक दो बार देख लेना। अब देखो ये समझ में आ गया। और तुम्हारी बुक में है विंड, विंड क्या होता है, देखो ये इतना समझ में आ गया। इसमें एक और कंडीशन देखो, मैं इसे ये रफ करके बताती हूँ। यहाँ पे बात हो रही थी, यहाँ पे मान लो 50 डिग्री था, यहाँ मान लो 10 डिग्री है। अब देखो जहाँ 50 डिग्री है वो एयर बहुत गर्म होगा और भाप बन के ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, क्लाउडी वेदर, क्लाउड बनेगा, ये हो जाएगा क्लाउड बनेगा। अब देखो यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ क्या होगा, एयर नीचे बैठा रहेगा, यहाँ क्या होगा, क्लियर स्काई होगा, स्काई क्या होगा, क्लियर होगा, सनी स्काई या क्लियर स्काई, यहाँ क्लाउड नहीं होगा। कम टेम्परेचर है, एयर नीचे बैठा रहेगा, वो भाप बन के ऊपर जाएगा नहीं, जिससे क्लाउड फॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, गीला गीला टाइप मौसम रहेगा, वेट वेदर। समझ में आ गया क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे गर्मी क्लाउडी वेदर होगा, बहुत चिपचिपा सा मौसम रहेगा। यहाँ जहाँ कोल्ड रहेगा वहाँ क्या होगा, एयर नीचे बैठा रहेगा, ऊपर जाके क्लाउड बनेगा नहीं। और क्लाउड नहीं बनेगा, क्लाउड किससे होता है, एयर में जब पानी आ जाता है, जो आसपास का जितना गर्म एयर रहेगा ना वो पानी उतना ऑब्जर्व करेगा, मतलब वाटर वेपर। ये क्या होगा, वाटर वेपर। वाटर वेपर जितना एयर में रहेगा हमें चिपचिपा गर्मी अजीब टाइप से महसूस होता है। तो वो नियम है इसका। अब देखो एक चीज, यहाँ क्या था, हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर था, मतलब गर्म जगह था तो लो प्रेशर, मतलब ऊपर चला गया एयर। हमेशा क्या होता है ना, एयर यहाँ का एयर जो है वो इधर जाएगा लो प्रेशर की तरफ, सॉरी हाई प्रेशर का जो एयर है वो लो प्रेशर की तरफ आएगा। प्रेशर कहाँ जाता है हमेशा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मान लो यहाँ का जो एयर है, ये मान लो एयर है, ये मान लो एयर है, यहाँ का जो हाई प्रेशर का जो एयर है वो किधर जाएगा, लो प्रेशर की तरफ। इससे ही विंड कहते हैं। यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हुआ ड्यू टू टेम्परेचर, यहाँ लो प्रेशर जनरेट हुआ ड्यू टू टेम्परेचर, मतलब यहाँ ठंडा का मौसम है, यहाँ गर्मी का मौसम है। तो एयर क्या होगा, हाई से, मतलब पानी क्या होता है ऊपर से नीचे बहता है, हाई से लो, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करेगा। एयर के मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, विंड। विंड मतलब जो हवा चलती है। तो मूवमेंट
of air from high pressure to low pressure is called wind. विंड समझ में आ गया? ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसमें टाइम समझने में टाइम लगेगा, तो इसे विंड समझ में आ गया। एक होता है, 3 तरीके का विंड होता है। एक होता है परमानेंट विंड, एक होता है सीजनल विंड, एक होता है लोकल विंड। 3 तरीके का विंड। कितने तरीके का होता है? अब विंड के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, जल्दी जल्दी देखते हो जाएगा विंड। एक होता है परमानेंट विंड, परमानेंट, सीजनल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कम आएगा आगे। एक होता है लोकल विंड, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में, छोटा से बड़ा कोई भी एग्जाम है, एक बार समझ लो तो कोई भी एग्जाम में तुम कर सकते हो। तो देखो, तो 3 तरीके का विंड होता है। परमानेंट विंड क्या होता है? ट्रेड विंड। देखेंगे आगे क्या होता है। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड। परमानेंट विंड कौन सा आ जाएगा? ट्रेड विंड। देखेंगे क्या होता है, घबराओ मत। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, और ईस्टर्लीज। हो गया, ये परमानेंट विंड है। थ्रू आउट द ईयर ये क्या होता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन, मूव थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन फिक्स होता है, ध्यान रखना, डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी सब फोटो बना के बताएंगे। सीजनल विंड, सीजनल विंड क्या होता है? चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। जैसे मानसून हो गया इन इंडिया। सीजनल में क्या होता है? ये हो गया इसका परमानेंट विंड का। जैसे ट्रेड विंड, ये याद रखना, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। फिर सीजनल विंड में हो गया चेंज डायरेक्शन सीजन टू सीजन। जैसे मानसून इन इंडिया, मानसून इन इंडिया। हम लोग का वेदर कैसा है? मानसूनी। ठीक है, बहुत फायदा होता है इसका। सीजन टू सीजन, सीजन क्या होता है? एयर डायरेक्शन चेंज होता है, इसे सीजनल विंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा मानसून इन इंडिया, इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। लोकल विंड, लोकल विंड क्या होता है ना, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया तो कहीं थोड़ा बहुत अगर हाई प्रेशर है तो वहाँ से थोड़ा बहुत आ जाएगा हवा। जैसे गर्मी के टाइम में कभी कभी तूफान आ जाता है, तो लोकल विंड कहते हैं। जैसे लू, लू जो दोपहर में चलता है नॉर्थ इंडिया में, तो वो लोकल विंड होता है। कहीं हाई प्रेशर है, वहाँ से लो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो लोकली आ जाता है वहाँ पे एयर थोड़ा कुछ देर के लिए होता है, तो उसे लोकल विंड कहते हैं। ये स्मॉल पीरियड के लिए होता है, स्मॉल टाइम। जैसे लैंड एंड सी ब्रिज, लू, लैंड और सी ब्रिज भी होते हैं। मतलब लैंड से अगर मान लो लैंड पे हाई प्रेशर हो गया है तो जो अगर नदी में लो प्रेशर है तो हो जाएगा। अगर नदी में हाई प्रेशर है, अगर लैंड बहुत गर्म हो गया तो जो सी से वो लैंड की तरफ हवा आएगा, तो इसे बोलते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज ये सब लोकल विंड में आएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। फिर लू, ये इसका एग्जाम्पल है। लू मतलब गर्म हवा जब दोपहर में नॉर्थ इंडिया में आता है। तो ये हो गया विंड का कहानी। अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है, जो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है वो सब। ये बहुत ध्यान से चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में। अब देखो सारे विंड के बारे में बताते हैं क्या होता है। इसको ध्यान से फिगर डायग्राम अच्छे से बना लेना, बुक में भी तुम्हारे दिया हुआ है। देखो ये मान लो 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री साउथ, ये है नॉर्थ। ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ मान लो 60 डिग्री नॉर्थ,
ये 0 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये हो गया 60 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री साउथ पोल। समझ में आ गया? ये इक्वेटर, ये क्या है? इक्वेटर। ठीक। ट्रेड विंड यहाँ से यहाँ ऐसे घूम जाता है। एक कॉरियोलिस फोर्स, आगे पढ़े हम लोग, एक फोर्स होता है जिसके कारण ऐसे सीधे आना चाहिए था, पर यहाँ तेजी से घूमते रहता है पृथ्वी, तो उसको मैनेज करने के लिए विंड घूम जाता है इधर, इस डायरेक्शन में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ घूमता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर में साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ एयर घूम जाता है। ये कॉरियोलिस फोर्स होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फोर्स होता है जो कि जो अर्थ घूम रहा है, रोटेशन को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स लगता है एयर का, इस वजह से ये घूमता है। आगे हम लोग ये देखेंगे। तो ये ट्रेड विंड है जो थ्रू आउट द ईयर बहते रहता है। ठीक, ये क्या है? ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट। ये ट्रेड विंड कहाँ है? ट्रेड विंड कौन सा ट्रेड विंड है? ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। देखो नॉर्थ ईस्ट है ना, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो ये साइड से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, इसी क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ये क्या हो जाएगा? ट्रेड विंड है। कहाँ से आ रहा है? ईस्ट साउथ से, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। हो गया? इतना ध्यान, इतना मतलब कर लो, एकदम ध्यान से समझ लो। फिर देखो, फिर क्या है? ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। इधर वेस्ट है, इधर से ऐसे मुड़ जाएगा, ये भी कॉरियोलिस फोर्स की वजह से। ये है वेस्टर्लीज, ये भी वेस्टर्लीज, दोनों हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है, वेस्टर्लीज। और अगर इधर से आएगा ये पोल से, तो ईस्टर्लीज। ये विंड है। अभी एक और चीज बताना है इसमें, ये इधर जाएगा ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, उसके डायरेक्शन किधर से एयर आ रहा है, जिस डायरेक्शन से आता है उसी के नाम पे इसे पड़ता है। जैसे ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, जहां से शुरू हुआ तो इसे वेस्टर्लीज। ये ईस्ट से आ रहा है तो ईस्ट से जहां से आ रहा है ईस्टर्लीज, तो ऐसे नाम रखते हैं। ट्रेड विंड वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, ये सब थ्रू आउट द ईयर पूरे साल चलते रहता है। समझ में आ गया? एक और चीज है, बेल्ट होता है। ये कर लो एक फिगर में कम इंफॉर्मेशन लेने का कोशिश किया करो। ये हो गया, ये डिग्री ध्यान से देखना। फिर से देखो, ये फिगर समझ में आ गया? थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पर सीखना है अच्छे से। स्पीड में फटाफट करके देख लेना, हो जाएगा। वही वाला फिगर है। फिर से ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर। अब देखो ये 90 डिग्री पोल, ये जो बेल्ट है यहाँ पे, ठीक, इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, मतलब हाई प्रेशर है तभी तो इधर एयर जाता है। जो ट्रेड विंड था ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर बहुत गर्मी हो जाएगा क्योंकि यहाँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, तो इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसे कभी कभी हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। अगर तुमसे पूछे कि हॉर्स लैटिट्यूड किसे बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को कहते हैं। अब देखो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल यहीं तक रहेगा, सॉरी सब पोलर, ये पोलर साइड हो जाता है। सब पोलर लो प्रेशर। अब देखो यहाँ से वेस्टर्ली जाता है ना, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर बनता है, मतलब लो प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगा रिलेटिवली, यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा गर्मी यहाँ होगा,
तो ये एयर कहाँ जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इधर भी वैसे ही होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और ये सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर। तभी तो दोनों साइड से जाता है, ये ट्रेड विंड और ये वेस्टर्लीज। यहाँ पर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसे बेल्ट बोलते हैं। जहाँ एक जगह कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बन रहा है, तो ये बेल्ट होता है। ये समझ में आ गया? तो ये सब परमानेंट विंड था। थोड़ा साइक्लोन हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत साइक्लोन देख लो क्या होता है। मान लो ये सी लेवल है, इसे रफ करके बताते हैं। ऐसे मान लो ये यहाँ पे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ उड़ीसा है, ये मान लो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। मान लो अक्टूबर के टाइम में क्या होता है ना, यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाता है लगभग, या उससे भी ज़्यादा हो जाता है डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो सी लेवल होता है, जो सी होता है वो गर्म होकर के भाप बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। भाप बहुत ज़्यादा बनना शुरू तो क्लाउड बन जाता है। क्लाउड बन जाता है तो यहाँ जब भाप बन के एयर चला जाएगा, यहाँ का एयर, तो एयर क्या होगा, हल्का हो जाएगा, यहाँ एयर कम हो जाएगा। तो इधर से जो एयर है ना, जो आसपास जो हाई प्रेशर का होगा, ठंडा जगह होगा, वहाँ से एयर यहाँ आ जाता है। एयर आता है, फिर वो एयर गर्म होकर के फिर ऊपर चला जाता है, एयर आता है, फिर गर्म होकर के ऊपर, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लाउड बन जाता है। और ये क्लाउड बन जाता है तो घूमने, बहुत ज़्यादा एयर आसपास घूमने लगता है और बहुत बारिश होता है आसपास। ये जब तब तक होते जाता है जब तक ये लो प्रेशर यहाँ जो बन रहा था वो जाके यहाँ लैंड में टकरा ना जाए। लैंड में टकरा जाता है तो ये कम पड़ जाता है, जो साइक्लोन का मूवमेंट था हवा का वो बनना कम हो जाता है और साइक्लोन रुक जाता है। जब तक वो लैंड से जब तक ये लो प्रेशर बनाते रहेगा तब तक पानी बहुत ज़्यादा क्लाउड बनते रहेगा। पर जब ठंडा जगह पे आ जाता है लैंड के पास तो ये कम पड़ जाता है, फिर वो वेपर बनाना कम कर देता है, हाई प्रेशर वहाँ आता नहीं है। तो जो भी डैमेज, जो भी हवा से बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं वो यहाँ पे आके कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसे ही साइक्लोन कहते हैं। यहाँ से वो जनरेट होते रहते हैं कोई एक पर्टिकुलर जगह पे, फिर हाई प्रेशर वहाँ जाता है, हवा क्लाउड बनता है, पानी होता है, बहुत ज़्यादा तेज हवा बहने लगता है, तो इसे ही साइक्लोन कहते हैं। इसके बारे में और देखेंगे कि आइस क्या होता है साइक्लोन का, जहाँ से इनिशिएट हुआ उसे आइस कहते हैं, पेरीफेरी होता है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं कि साइक्लोन होता है। साइक्लोन हो गया। मॉइस्चर क्या होता है, बस मॉइस्चर लास्ट है तुम्हारा। मॉइस्चर moisture in air anytime called humidity। इसे तुम खुद से पढ़ोगे समझोगे कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा पूरा दिन लग जाए। तो इसीलिए ये अगर 45 मिनट तक या 50 मिनट तक लग जाता है, इसे स्पीड करके तुम अगर देखोगे 1.5 या 2 में, तो ये 20 मिनट में हो जाएगा। तो ये होता है मॉइस्चर इन एयर एनी टाइम कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अगर मान लो ये एयर हुआ, गर्म एयर में पानी रखने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो एयर क्या करता है, पानी रखता है अपने अंदर, तभी तो चिपचिपा महसूस होता है। एयर जब गर्म, उसी को मॉइस्चर बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर, उस मॉइस्चर को क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, हॉट एयर कैपेसिटी, hot air capacity to hold water vapor increase। हॉट एयर में वाटर वेपर लेने का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक, क्लाउड, फिर वही अगर जब ये पानी बन के ऊपर चला जाता है तो ये क्लाउड बन जाता है। दिस वाटर वेपर WVC, वाटर वेपर
कंडेंस्ड, कंडेंस मतलब जमा हो जाना, जमा होकर के प्रेसिपिटेशन अकर, फॉर्म क्लाउड, फॉर्म क्लाउड एंड देन प्रेसिपिटेशन यानी पानी, बारिश, देन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। पहले गर्म होगा जगह, एयर पानी लेगा, पानी लेने के बाद वो ऊपर जाता है, वाटर वेपर जिसे बोलते हैं, ऊपर जा करके वो ठंडा हो जाता है, ऊपर तो ठंडा है ना, टेम्परेचर कम है, कंडेंस हो जाता है, जमा हो जाता है, जमा होने के बाद क्लाउड बनाता है, क्लाउड जब भारी हो जाता है, उसे रख नहीं पाता है तो वो पृथ्वी पर दोबारा डाल देता है, यानी कि पानी के रूप में वो आ जाता है। अगर बहुत ठंडा जगह है तो पत्थर, सिल्ट के रूप में आ जाएगा। तो इसे ये होता है, तो ये सब एयर की वजह से होता है। जेट प्लेन को कभी देखिए ऊपर में, जिसे कभी हम लोग बोल देते हैं रॉकेट जा रहा है, ऐसे होता है। ये ना पीछे एकदम धुआं 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 कुछ कुछ छोड़, धुआं धुआं वाइट वाइट बनाते जाता है निशान, ये घूमते जाता है। क्यों? क्योंकि एयर कंडेंस होते जाता है, जहां जहां जाता है इंजन से एयर क्या होता है, कंडेंस होते जाता है एयर। जो इंजन के पास एयर होता है वो ठंडा होते जाता है, कंडेंस होते जाता है, इसलिए वो वाइट दिखने लगता है। ये क्या दिखता है? वाइट। तो इंजन के पास का एयर आकर के वो कंडेंस हो जाता है और वो हमें लगता है कि वाइट वाइट से वो निशान बनते जा रहे हैं, तो वो एयर के कंडेंस होने की वजह से होता है, एयर कंडेंस हो जाता है। ठीक है। रेनफॉल, एक लास्ट है रेनफॉल। रेनफॉल 3 तरीके का होता है। एक होता है कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल। एक होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। एक होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक। कन्वेंशनल रेनफॉल जो हमेशा आते जाते रहता है, ये वाटर वेपर गया, फिर क्लाउड बना, फिर आ गया। ओरोग्राफिक पहाड़ के टाइप, पहाड़ जगह जगह पे होता है। मतलब मान लो ये पहाड़ है, यहाँ क्लाउड बना, एयर आया, पहाड़ से टकरा के उधर उस साइड नहीं गया, लीवर्ड बोलते हैं, लीवर्ड साइड, यही क्लाउड बन गया, बारिश हो गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगा, यहाँ ड्राई मौसम रहेगा, यहाँ क्या होगा? ड्राई। इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल तो भी पता है, जो सी लेवल होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बना, यहाँ से हाई प्रेशर आता है, फिर बादल बनता है और बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो 3 तरीके का रेनफॉल था। समझ में आ गया? ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो डू यू नो में लिखा रहता है। नोट, पहला चीज है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम मात्रा में है, फिर भी वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग होता है इससे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किसे बोलते हैं याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग CO2 के कारण होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर में चला गया तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? सी लेवल बढ़ जाएगा, फिर हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे बहुत गर्माहट की वजह से, तो वो प्लांट्स में प्रॉब्लम होगी, ये सब। तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है मेजर करने का टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है। और है प्रोटेक्टिव सूट,
और तुम्हारी बुक में दिया हुआ है टू मेंटेन काउंटर प्रेशर ऑफ बॉडी, काउंटर प्रेशर ऑफ बॉडी। बॉडी का जो काउंटर प्रेशर होता है उसे मेंटेन करने के लिए जब मून पे इंसान जाता है तो एक जैकेट पहनना पड़ता है, प्रोटेक्टिव सूट जिसे कहते हैं। और कुछ खास नहीं है इसमें। बस यही था। प्रेसिपिटेशन में क्या आ जाता है? प्रेसिपिटेशन मतलब सिर्फ रेन नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन में तुम्हारा आ जाएगा प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आ जाएगा? स्नो, स्नोफॉल भी होता है, स्लीट और हेल, रेन तो आएगा ही। बस ये था। तो ये था क्लास 7 का चैप्टर 4। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 करेंगे हम। ये थोड़ा टाइम लगा तो पर कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा एकदम एक एक करके। तो थैंक यू।